हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट मैथ का एक मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपके 15 से 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या दो से विभाजित संख्या कौन सी होती हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, क्योंकि इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। डीएलएड 4 सेमेस्टर होते थे आपके डीएलएड में, चारों सेमेस्टर में आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है। तो केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जिनमें कॉन्सेप्ट काम करता है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित सारे प्रश्न आपके होंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिनको आप अपनी थॉट प्रोसेस से नहीं सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित रखना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा लेंथी लैंग्वेज है बट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा, एक आदमी अपनी आमदनी का, आमदनी बोले तो भैया आय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इनकम, आमदनी का 70% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आमदनी का 70% खर्च करता है। उसके बाद कह रहा कि यदि वेतन में 20% वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो गई तो बचत में आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। अब देखो, अगर आप लैंग्वेज पे जाओगे क्वेश्चन के, तब क्वेश्चन ऐसा होगा कि डर जाओगे, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाला एकदम क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपको क्या मिलता है, उससे एक आय होती है। आपको आय होती है, और आय बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, तो जितना आप खर्च करोगे, एक तो बात हो गई खर्च, जिसको इंग्लिश में हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्लस आपकी बचत, जिसको क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। अब एक बात बताओ भैया, जितना खर्च करोगे जितना बचाओगे, अगर उन दोनों को ऐड कर दोगे तो वही ना आपकी इनकम होगी। जो खर्च करोगे जो बचाओगे, अगर उन दोनों को ऐड कर दोगे तो वही आपकी इनकम हो जाएगी। सपोज दैट, जैसे मैंने कहा मेरी इनकम 100 रुपये है, हम एक महीने में 100 रुपये कमाते हैं, बहुत बड़ी रकम है। अब बात करते हैं कि हमने इसमें से मान लिया 65 रुपये खर्च कर लिए। हमने कहा 100 कमाते हैं, 65 खर्चे कर लिए, और सिंपल नॉर्मल सी बात पूछा, ये बताओ बचत कितनी करेंगे हम। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर 100 कमाते हैं, 65 खर्च करते हैं, तो बचत कितने का करते हैं, तो आप सीधे कहोगे सर बचत 35 की करते हैं बस। तभी तो, क्योंकि 65 और 35 मिलकर कितना होगा, 100 हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चनों में आपका एक ही फंडा काम करेगा कि आय बराबर खर्च प्लस के बचत। बचत पहले कर सकते हो, खर्च बाद में कर सकते हो, डजंट मैटर। अब देखो भाई, जो आदमी अपनी आमदनी है उसकी वो अपने आप में 100% रही होगी, तो हम मान लेते हैं उसकी जो आय रही होगी वो कितनी रही होगी, 100% रही होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर उसकी आय 100 थी और उसमें से वो कितना खर्च कर रहा है, 70 खर्च कर रहा है, तो 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर 100 में वो 70 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, सीधे बताओगे सर 30 बचा रहा है। ये पहली लाइन का पूरा सार आ गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेतन में, वेतन मतलब इनकम, आय में 50% की वृद्धि। अब आपको पता है आय 100 थी, अगर 100 का आप 50% निकालोगे तो 50, और इसकी वृद्धि कर दोगे तो 150। देखो भाई, अगर आपकी आय कितनी थी, 100 थी, हमने 100 माना, और इसमें वृद्धि मतलब इंक्रीज हो रहा है, और इसमें अगर आप 50 की वृद्धि कर दोगे, 50%, तो 100 का 50% कितना होता है, 50 से ना होता है। तो अगर आप 100 में 50 की वृद्धि कर दोगे तो 150 हो जाएगा। क्वेश्चन फिर आगे करा कि खर्च में 20% की वृद्धि। अगर खर्च आपका 70 था तो इसमें 20% की वृद्धि, 70 का 20% 14, और अगर 14 की वृद्धि कर दोगे तो 70 10 80, और 4 कितना हो गया, 84 हो गया। 70 का 10% 7 होता है, और 7 और 7 20%, यानी 14 हो गया। अब अगर 150 आय हो गई, 84 आप खर्च करते हो, तो बचाते कितना हो, 84, और 6 कितना हो गया भाई, 90। सीधे घटा लीजिए यहाँ पर 86, तो बच जाएगा 4। यहाँ बच गया आपका 14 में से 8 जाएगा तो 64 बच गया। 6 4 10, 8 6 14 1 15, यहाँ पर आपका बच गया 64। अब आप देखो क्वेश्चन में कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन आया।
बचत भाई पहले 30 की करता था, पहले बचत 30 की करता था, लेकिन अब बचत वो 64 की करता है। कितने बचत बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 34 बढ़ गई। ये देखो 34 बढ़ गई, क्योंकि 64 और 34 का डिफरेंस, 64 और 30 का डिफरेंस कितना? 34। ये बढ़ गई। परसेंटेज बताना तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू पर हम गणना करते हैं। कहाँ से बढ़ी है? 30 से बढ़ी है, तो ये 30 से हमने बढ़ा दिया, और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा आंसर, आप बता सकते हो भाई। कितना, सॉरी यहाँ पर भाई 66 होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 30। अब आप काट सकते हो, 0 से 0 काटोगे, 3 से काटो एक बार में, तो 12 दहम्मा 120% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 120% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि आपको समझना है, टाइम बचा हुआ नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे करोगे, 100 वैल्यू मानोगे आप किसकी? इनकम की। इनकम में से जितना खर्च दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बचत दे देगा, और अगर बचत दिया है तो खर्च निकाल लोगे, खर्च दिया तो बचत निकाल लोगे, बाकी जो आगे कह रहा है वो करके आप आंसर बता सकते हो। 120% की वृद्धि हो जाएगी आपकी बचत में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 120% नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन को भैया नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। आगे क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है, वैसे इतना लेंथी नहीं था। अगर आप सही से सोचते तो क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, इसमें आपको दिया गया है एक डायग्राम, ऐसे करके आपको एक चित्र दिया गया, और इसमें दिया गया, इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 105 अंश। ये 105 अंश हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, और उसके बाद ऊपर आपका ए है, ये डी है। आपसे इसमें कहा गया है कि ए बी बराबर ए सी है। इसमें कंडीशन क्या दिया गया कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। ओके, आगे क्वेश्चन है कि कोण ए सी डी बराबर 105 अंश, कोण ए सी डी बराबर 105 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है? कोण बी ए सी का मान, कोण बी ए सी का मान, इसका मान पूछा गया है। देखो, कोण होता कौन, किसकी वैल्यू पूछता है? जैसे मैं लिख दूं कोण ए बी और सी, तो यहाँ पर बात किस कोण की हो रही? ना तो ए की बात होगी, ना तो सी की बात होगी, हमेशा बीच वाले की बात होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको मान किसका निकालना? कोण ए का निकालना। कोण ए आपका कौन सा है? ये वाला कोण है, इस कोण का मान निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि मेरा एक्स अंश रहा होगा। अब मैंने आपको ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या थी वो चीज़ समझो। हमने बताया था आपको कि जब दो भुजाएं बराबर होती, यहाँ पर दिया गया था आपको ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनको हम संगत भुजाएं भी कह सकते हैं। संगत भुजाएं हमने कह लिया। और अगर संगत भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, ऐसा गणित वाले भाई साहब बोल गए हैं। अगर संगत भुजाएं बराबर तो संगत कोण बराबर। अब देखो भाई, इसका संगत कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर क्वेश्चन में दे रखा, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, हमने कह दिया। तो हम कहेंगे कोण बी बराबर किसके होगा? कोण सी के होगा। लेकिन अब एक बात हमको बताओ भैया, यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ दूँ, हमने कहा कि ये पूरी आपकी एक क्या है, लाइन हो गई, और इस पर हमने ए सी रेखा एक डाल दिया, और मैंने कह दिया कि ये कोण आपका 105 अंश है। तो इतनी नॉर्मल सी बात कक्षा 5 के बच्चे को भी पता होगी कि ये कोण कितने अंश का होगा। अगर ये 105 अंश का है तो ये कितने अंश का हो जाएगा? आपको पता है कि टोटल ये कितने डिग्री होता है? 180 अंश होता है। अब इसमें से अगर मैं कह दूं, ऐसे मैंने लाइन ड्रा कर दिया, और 105 अंश ये है, तो ये कितना हो जाएगा? आपको कि सर ये 75 अंश हो जाएगा। तभी ना 75 और 105 मिला के 180, ये पूरा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा ना भैया। तो ये 105 है, तो ये 75, यानी ये इस एंगल का मान कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया। अब इसका भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए सी और ए बी इक्वल हैं, संगत भुजाएं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कोण बी बराबर 75 डिग्री, कोण सी बराबर 75 डिग्री। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है।
अब आप एक सीधी सी बात समझो, हमने बताया था कि अगर मैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों को ऐड करता हूँ, कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। बात खत्म हो गई है। मान रखो कोण बी 75 कोण सी 75, तो यहाँ रखोगे 75 प्लस में 75, इसको आपने x माना है, बराबर के 180 अंश। 75 75 150 प्लस से उधर चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर 180 माइनस के 150, तो x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू 30 अंश आएगी, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपने हमारी क्लास देखी, हमने ज्योमेट्री की टोटल 3 क्लास अपलोड की हैं, जिनमें पूरा मैंने बेसिक बताया। अगर बेसिक सीख रखा है ना, तो इन क्वेश्चनों को आप पेन नहीं उठाओगे भाई, एक भी बार पेन नहीं छुओगे, आंसर ऐसे बता दोगे कि सर 30 अंश होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है, तो जाहिर सी बात दोनों कोण बराबर। 105 से 180 से घटा दोगे तो 75 75 बचा आपका 30 अंश। ठीक है ना, कितना आएगा 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी हो जाएगा आपका कौन सा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। जो प्रश्न संख्या 3 है, ये 2017 में आया था, तो उम्मीद है कि इस बार फिर ऐसे कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ ले, तो हम उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सर्किल बना है, ऐसे करके एक सर्किल बना है, उसके बाद इसमें एक आपकी स्पर्श रेखा दी है। स्पर्श मतलब छूते हुए जो रेखा जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा तो सबको पता होगी। उसके बाद एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा हो गई एक, ये ऐसे हो गई, तो आपको दिया ये हो गया P, ये पॉइंट दिया गया है A, और यहाँ पर ये पॉइंट दिया है B, देन ये पॉइंट आपको दिया गया है T। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक छेदक रेखा है, कौन, PAB। PAB इस रेखा को दिया गया है छेदक रेखा, छेदक रेखा भाई ये हो गई। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि PT स्पर्श रेखा है, PT ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर PT बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो PT है ना इतने तक की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे हैं 5 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया PA की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PA की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, PB की इस पूरी लेंथ की, यानी आपसे पूछा है कि PB की लेंथ कितनी होगी, आप बताओ। PB की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है, PB की लंबाई। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ कितना उत्तर आएगा। ठीक है ना भाई, इस क्वेश्चन को बताओ कितना उत्तर आएगा। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसे कभी आ जाएगा कि एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है, इसमें कुछ भी तीन में से कुछ भी एक पूछ ले, तो एक सिंपल बात याद रखना, जो स्पर्श रेखा होगी ना, स्पर्श रेखा का हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी PT का स्क्वायर, स्पर्श रेखा PT का स्क्वायर इंटू PB इंटू PA कर ले पहले, PA इंटू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। बस इतनी बात रखना है याद में, और इसी फार्मूले से आपके इस तरह के सारे प्रश्न लग जाएंगे। बिल्कुल इसको हम क्या बोलेंगे, रामबाण फार्मूला बोलेंगे। तो PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू का PB। PT क्या है, आप कहोगे सर PT 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। PA की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई एक बात बताओ ज़रा, एक सिंपल सी बात हमें बताओ, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और हमें ये नहीं पता है, ये बताना है, हमने मान लिया कि भाई ये x रहा होगा, है ना, हमने क्या माना, x रहा होगा, तो आपको पता है कि अगर ये पूरी 3 है, ये पूरी 3 है, अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो इसकी तो हमने x माना ना, तो हम इसको पूरी को क्या कह सकते हैं, 3 प्लस में x नहीं कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर ये 3 हमको क्वेश्चन में गिवन है, हमने x अपने पास से मान लिया, तो पूरी साइड क्या हो जाएगी, 3 प्लस में x, तो 3 प्लस में x, यानी PB के स्थान पर कितना रखेंगे, तो 3 प्लस में x रखेंगे। और यही में गलती होती है सबसे ज़्यादा, यहीं पर। तो हम सेंटीमीटर को ना हटा ही देते हैं, तो हमने लिख लिया ब्रैकेट में 3 प्लस के कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई है भाई, 3 प्लस के x हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 25,
3 का गुणा करोगे 9 प्लस में 3 त्रिका कितना हो गया 3x हो गया। 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 9 बराबर के 3x हो जाएगा। अगर 25 से 9 जाएगा तो 16, 9 6 15, ये 16 बराबर के 3x बच जाएगा। तो x की वैल्यू आप तुरंत बता दोगे सर 16/3, यानी 16/3, वो भी किसमें सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। 16/3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भाई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि सब कुछ सही किया था, सबको फार्मूला पता था, सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर 3 प्लस में x ना कर कर उन्होंने डायरेक्ट x लिख दिया था, तो पूरी वैल्यू ना गलत हो गई थी, 25/3 आ गया था, जो कि गलत हो गया था। तो हमने क्या किया, 3 प्लस में x कर दिया तो 16/3 आ गया। क्लियर ना। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। इसको नोट करो भाई जल्दी से, फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जिसको मैथ अभी समझ में नहीं आ रही तो उसका एक ही भैया उपाय है, भगवान का नाम लो, प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे आएगा, उतना आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक संख्या का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। ज्ञात करने के लिए कहा गया, मुझसे कहा गया कि आप इसको ज्ञात करो, कहा गया, लेकिन हमने क्या किया कि गलती से 5.5 ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से 5.5%, जो कि 220 के बराबर है, जो कि 220 के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा आपसे कि सही परिणाम क्या होगा, सही परिणाम क्या होगा, सही परिणाम क्या होगा। हो सकता लैंग्वेज ना समझ में आई हो, सही परिणाम क्या होगा, क्योंकि लैंग्वेज है तो भैया काम की चीज़ है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि कोई नंबर है, कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता, कितना भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर है, उसमें हमसे कहा गया कि आप 3.5 ज्ञात करो, और हम इतने खतरनाक खिलाड़ी कि हम 5.5% ज्ञात कर लिए। हमने कहा भाई मेरा मन में 5.5% ज्ञात करूँगा, और जिसकी वैल्यू 220 आ गई, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एग्जामिनर अपना आंसर सही करेगा, हमारा थोड़ी नहीं सही करेगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक संख्या का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। ओके, हमने लिख लिया कि संख्या का कितना ज्ञात करना था, 3.5% ज्ञात करना था। इसको हमने डिब्बे में बंद कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ी देर बात आएंगे। फिर हमने किया क्या है, हमने किया कि 5.5% ज्ञात कर लिया। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 5.5% ज्ञात कर लिया। ओके सर, हमने ज्ञात कर लिया। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 220 आ गई। 5.5% ज्ञात किया तो 220 आ गया। क्वेश्चन में सीधे पूछे कि सही परिणाम बताओ, सही परिणाम क्या था। तो आप नॉर्मल सी बात सोचो, अगर आपने 5.5% ज्ञात किया तो 1% की वैल्यू निकालो भी, जल्दी से क्या आ जाएगा, गुणे में तो बटे में चला जाएगा। 220 बटे में 5.5, दशमलव से दशमलव काटा, ऊपर क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55 हो गया, 11 दूना 22, 200 बच गया। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 40, यानी कि परिणाम कितना आया, 40 आया। और हमको 100% की वैल्यू निकालना था, तो हम 100% निकालेंगे। तो 40 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4000 आ जाएगा। अब संख्या, ये 4000 क्या है, नंबर आई है आपकी, ये आपका संख्या आया है। संख्या कितनी आ गई, 4000 आ गई। 4000 का कितना कहा गया था, 3.5%। तो 4000 का 3.5% कितना होगा, 40 दूना 80, 20, 100 हो जाएगा। देखो कैसे, संख्या हमारी थी 4000, 4000 का निकालेंगे 3.5%। अब एक बात समझो, परसेंटेज निकालने का नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने कहा यहाँ पर 1000 लिखा है, हमने कहा इसका 10% बताओ। 10% आपको समझ में आया, 10% में कितने जीरो होते, एक जीरो, एक जीरो भूल जाओ, बस ये 10% हो गया।
अब हम कहें आपसे कि 10 ना बताओ भैया, हमको 12% बताओ, तो आप कहोगे सर ये बात तो खतरनाक वाली हो गई, 12% कैसे बताएंगे? तो जहाँ पर हमने एक जीरो काटा था वहाँ पर 2 जीरो काट देंगे। अब ये बचा 1% की वैल्यू, हमको 12% की बताना, 12 से गुणा करा देंगे, 12 दाम 120। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक एक चीज़ को लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 4000 का 3.5% निकालेंगे तो 1 2 3 1 2 3, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा कितना आपका 40, ये 1 जीरो आपका है, ठीक है ना। 40 इंटू 3.5 बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटा के जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 और 12 13 14, 140 आपका राइट आंसर। 140 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 140 आपका सही जवाब आएगा। 40 और 40 हो गया आपका कितना? 80, 120 और 20, ठीक है। 140 आपका राइट आंसर होगा। अब ये आप करते नहीं, आप देखो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। अगर आपने अभी जो बताया वो याद हो, 4000 नंबर आ गया था ना, आपको 3.5% बताना है। 3.5% अगर मैं एक जीरो काट दूँ तो ये 10% बचेगा। 10% हमने 2 जीरो काट दिया तो 1% बचा। अगर 1% की वैल्यू 40 है तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। फिर 3% की वैल्यू 120 हो जाएगी। फिर आधे परसेंट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो 120 और 20 140 आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना आएगा? 140 इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है ना। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, और ज़रा उसकी भी भावनाओं को समझ लेते हैं, क्योंकि समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं। ये भी आपका भैया क्वेश्चन है, वो किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसी पर आधारित है। आप बता सकते हो, यहाँ पर ये x अंश दे दिया गया है, ठीक है सर। ये 80 अंश दिया गया है, नो प्रॉब्लम। और ये आपका कितना दिया गया? 45 अंश दिया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो फ्री के नंबर वाला पूछा है कि x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, बिना कापी बिना पेन उठाए बता दोगे x बराबर कितना होगा। 8 4 12, 125, 5 30 और 55 55, अगर 180 से घटा दोगे तो 125 आंसर आ जाएगा। पता कैसे आ जाएगा? देखो, दो कंसेप्ट यहाँ पर याद रखो बस, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जाहिर सी बात देखो, यहाँ पर अगर यार इस कोण का मान पता है तो 8 4 12, 120 और 5 125 हो गया। अगर 180 से 125 घटा दोगे, 25 5 30 और 30 और 50 80, ये 55 अंश आ जाएगा। अब आप देखो, ये पूरा कोण 180 अंश होता है, इसमें ये 55 अंश हो गया, तो इसमें से 180 से 55 घटाओगे तो 125 अंश, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 अंश आ जाएगी। पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है, कोई एग्जामिनर अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता है, आपकी बुक से ही बनाता है। बस डिजिट नहीं मैच करते हैं, कंसेप्ट पूरे वही रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होती है, ठीक है ना। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। ये देखो भैया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उनका क्वेश्चन है, तो ज़रा देख लेते हैं। तो पता, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि चलो मास्टर को चेक करते हैं। देखो, हमें क्या है भैया, हमें आता होगा तब बताएंगे, नहीं सीधे बता देंगे नहीं आता है, चलो बात ख़त्म। खुद से पहले प्रैक्टिस किया करो, है ना। हम भी पहले इससे बहुत कहते थे, जो तुम कर रहे हो ना हम भी कर चुके हैं। हम मैथ की क्लास में बैठते थे, मैथ की क्लास में तो हम अपने आप को समझते थे हमें मैथ सब कुछ आता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते थे कि अगर हमें 1000 में अगर एक जोड़ना है तो हम 1001 ना कहकर हम उसको 999 कहते थे, समझ लो। ऐसे गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों पे हमने काम किया है, आप भी काम करिए। आपको अपने आप को पास कराना है, ना कि दूसरे को पास कराना है। तो आप सीखिए चीज़ों को, है ना, दूसरे को जांचने से कुछ नहीं मिलता है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक ट्रेन कितने मीटर लंबी है? तो 13 मीटर लंबी है, ठीक है भाई। एक ट्रेन की लंबाई बताओ, एक ट्रेन की लंबाई बताओ, एक ट्रेन की लंबाई आपको बताना है।
अभी बता रहे हैं, यदि ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि ट्रेन, कौन है भैया, ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी जो स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकेंड में 150 मीटर लंबे, 18 सेकेंड में 150 मीटर लंबे, 18 सेकेंड में 150 मीटर लंबे पुल को पार करती है, लंबे पुल को क्या करती है, पार करती है, पुल को पार करती है। अब ज़रा यहाँ से एक बात को समझ लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इस क्वेश्चन पे ना 90% श्योर कह सकते हैं हम कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो, हमने माना क्या है कि यहाँ पर एक कोई ट्रेन है, ये हमने मान लिया हमारी क्या है, एक ट्रेन है ना, हो गई ट्रेन ये। अब अगर ये ट्रेन यहाँ से चली, देखो ट्रेन क्या करी, 54 किलोमीटर की चाल से चल रही, 18 सेकेंड में 150 मीटर लंबे। अब देखो यहाँ पर एक पुल लगा है, यहाँ पर एक क्या बना है, पुल बना है, ये ऐसे पुल बन गया है ना, लखनऊ से इलाहाबाद जाने पर जो पुल बनता है ये पुल हो गया। तो ये पुल बना, अब कह रहे हैं ट्रेन इस पुल को, मतलब इस पुल को कितने देर में पार कर रही है, 18 सेकंड में। मतलब जब ये ट्रेन पार कर जाएगी तो ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी होगी भाई कि नहीं होगी, ऐसी ट्रेन की स्थिति होगी, मतलब वही ट्रेन ऐसे हो जाएगी, है ना, वही ट्रेन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेन जब किसी पुल को या किसी आदमी को या किसी खंभे को या किसी पोल को अगर पार करती है तो वो अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बात को समझे, नहीं समझे, देखो फिर से, जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी खड़े आदमी को, खड़े हुए खंबे को, पड़े हुए खंबे को, कुछ भी समझ लीजिए, अगर वो पार करेगी तो एक तो वो खुद की लंबाई पार करेगी, साथ में उस खंबे की लंबाई को पार करेगी, तब वह स्थिति में आ जाएगी। तो बस इतना कंसेप्ट है। और एक चीज़ समझ लेना, अगर आपको सारी चीज़ें मीटर प्रति सेकंड में दी गई हैं, इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको सारी चीज़ें मीटर प्रति सेकंड में दी गई हैं तो आप मीटर प्रति सेकंड में ही उत्तर निकालोगे। लेकिन अगर आपको किस में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हैं, तो उत्तर आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। ज़रा गौर से देखो, ट्रेन की स्पीड दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन टाइम सेकंड में दिया गया और पुल की लंबाई मीटर में दी गई। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ट्रेन की हमारी चाल है उसको भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये जो आपकी स्पीड दी गई थी, स्पीड मतलब जो चाल ट्रेन की दी गई थी कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। देखो, एक होता आपका 5/18 और एक होता 18/5। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज से ख़त्म। ये बताओ 5 बड़ा कि 18 बड़ा, आपको कि सर 18 आपका क्या है, बड़ा है, यहाँ पर भी 18 बड़ा है। तो अगर आप बड़े वाले को ऊपर लिख रहे हो तो मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हो। जब बड़े वाले को ऊपर लिख रहे हो मतलब छोटे से बड़े ने, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो। लेकिन आप किलोमीटर से मीटर में आ रहे हो, मतलब छोटा वाला ऊपर, तो किससे गुणा कराओगे, 5/18 से। 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, ये 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई। अब अगर आपको चाल पता है तो सारा खेल ख़त्म। लगाओ क्वेश्चन को। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, 15, हमने रख दिया सर 15। दूरी हमने बताया, दूरी कौन कौन सी तय करेंगे, एक तो ट्रेन अपनी लंबाई, हमने माना ट्रेन की लंबाई x थी, और एक तो पुल की लंबाई 150 मीटर। कितने समय में, 18 सेकंड में। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें सर इसको, 18 × 15 बटे से गुणे में आ जाएगा, तो ये इधर x प्लस के कितना, 150 बराबर के 15 गुणे का 18, करो भैया गुणा।
यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस के 150 बराबर का 15 अट्ठे 120 के 0 हासिल 12 आ गया। 15 एकम 15, 10 25, 25 26 27 270 आ गया। अब 150 प्लस से तो माइनस में उधर भेज दो, तो 270 माइनस के 150, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 इधर बच गया, 70 उधर, 7 5 12, 120 बच जाएगा। 0 से 0, 7 में से 5 गया 2, 120 आ जाएगा, 120 मीटर। ये x हमने क्या माना था, ट्रेन की लंबाई माना था। देखो ट्रेन की लंबाई और पुल के बराबर की दूरी तय कर रही है, तो x की वैल्यू 120 मीटर। लिख भी सकते हो कि ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 120 मीटर। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ याद रखना, आप या तो सारी चीज़ें आप किस में, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करोगे, या तो सारी चीज़ें आप किलोमीटर प्रति घंटा में काउंट करोगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और एक चीज़ कि जब ट्रेन किसी खंबे, किसी पुल, किसी को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर कुल दूरी तय करेगी। तो चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बटे समय। ओके, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 7। और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बता पाए तो फिर बेकार है, आप रख दीजिए पेन कलम, कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इतनी बार कराया है, इतनी बार कराया है कि हो सकता रट भी गया होगा काफ़ी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा, योग बताओ। देखो अब अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे तरीके से लगा सकते हो। पता कैसे, 1 से 30 तक सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। सम को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो 1 से 30 तक कौन कौन सी सम संख्याएं आएंगी, एक तो 2 आएगी, 4 6 8 10 12, फिर 14 16 18, उसके बाद 20, फिर होगी 22 24 26 28 और 30, क्योंकि 30 तक कहा गया। इनको ऐड कर लो, बढ़िया फुर्सत से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि n संख्याओं को, देखो हमने फार्मूले आपको कितने बताएं, सबसे पहले उनको आप एक बार नज़र में देख लो। हमने बताया n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2, यही ना फार्मूला। n बराबर नंबर ऑफ टर्म, कितनी बार संख्याएं आई हैं। दूसरा हमने बताया था कि इन सम संख्याओं का योग क्या होता है, इन सम संख्याओं का योग जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सम संख्याओं का योग होता है n+1/2, हटा देंगे। इन विषम संख्याओं का पूछेगा तो इन विषम संख्याओं का योग क्या होता है भाई, इन विषम संख्याओं का योग आपको पता है, n स्क्वायर कर देते हैं बस, n स्क्वायर, n की वैल्यू जो उसका स्क्वायर कर दो। और अगली बात बताई था कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब होता है n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 और 6 बन जाता है। लास्ट फार्मूला नंबर सिस्टम में मैंने क्या बताया था, क्या हो गया भाई, सम हो गया ना, n विषम संख्याओं के, n विषम संख्याओं के घनों का योग, या n संख्याओं के घनों का योग कर लेते हैं, n संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग अगर पूछेगा तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, n+1/2 और इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। बस नोट करना है तो कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन की बात करें तो आप जोड़ के, कई लोगों ने आंसर तो बता दिया होगा सर इतना आएगा। देखो कैसे आता है, इन संख्याओं के वर्गों और इन संख्याओं के सम, इन संख्याओं को कौन सा फार्मूला लगेगा, n+1। n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, n की वैल्यू कैसे ज्ञात करते, 30 है तो 30/2 कर देंगे, यानी 15। भाई देखो अगर 30 रख के सॉल्व कर दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 से 30 तक सम संख्याएं पूछे हैं। तो 1 से 30 तक 15 सम और 15 विषम, तो 15 सम आ गई। रखो यहाँ पर, रखो, देखो 15 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 15 प्लस में 1, तो 15 इंटू का 16, 16 पंचे 80, 8 आ गया, 16 एकम 16, 4 20, 4 24, 240 सही जवाब है। 240 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 15 छक्के 90, 0 9 आ गया, 15 एकम 15,
15, 5, 20, 4, 24, 240 आपका सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से भी ऐड किया होगा तो इतना ही आ रहा होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8। ठीक है ना, इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और परसेंटेज का काफ़ी सारा रोल है इस क्वेश्चन में। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ऐसा कुछ कह रहा है कि ब्रैकेट में है 36% ऑफ किसका, 180 का, है ना। उसके बाद दिया गया भागे 0.4 बराबर कितना आएगा, आपको बताना है। जल्दी से बताओ इसका कितना आंसर आएगा। इसका आंसर बताओ भाई कितना आएगा, तुरंत का तुरंत, है ना। बोर्ड मास नियम फॉलो कराइए। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में ऑफ आ रहा है तो ऑफ को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। देखो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट तरीके से। 180 का 36% कितना हो जाएगा, तो देखो 36 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और किसका, 180 का, और बटे में क्या हो जाएगा 100। 180 का 36%, 180 का 36%, 0 से 0 काम ख़त्म। 2 से काटेंगे, या हम यहाँ से 2 से काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 नवा कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। और यहाँ से कितनी बार जाएगा, 5 से काटते हैं। 5 सत्ते हो गया 35, और 5 दूनी हो गया 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल आ गया 1, 9 सत्ते 63, 63 एक 64.8 आ गया, 64.8 आ गया। भागे करना पॉइंट के 4 से, तो पॉइंट के 4 से भाग कर लेंगे। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 162 आंसर, 162 आंसर। लेकिन इसमें चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर हम 180 निकालेंगे, 180 का 36% निकालेंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 180 का 36%, 0 से 0, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इतना ही आया ना। 9 × 7.2 सही है हमारा आंसर, 162। ठीक है ना, 162 क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है कि पीछे 180 लिखा है ना, तो हमको भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। पीछे लिखा हो सकता है हम गलत निकाल लिए हो, तो इसे हम सीधा करके निकाल कर चेक कर लेते हैं। क्या पता ना, हो सकता है गलत हो जाए। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ी नहीं पाबंदी है कि प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो। कितना भी रफ्कार करो भैया, इतना ना कर लेना कि पेज भर जाए फिर दोबारा से रफ्कार ही ना कर पाओ। आगे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, जरा उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक लैपटॉप को 21,000 में बेचने पर, एक आपका लैपटॉप है, एक लैपटॉप को 21,000 में बेचने पर, एक लैपटॉप को 21,000 में बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% का क्या होता है, लॉस होता है। 30% का लॉस होता है। चलो ये बात हो गई भैया, हो गया लॉस। क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। 40,000 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा, बेचने पर कितने % का लाभ होगा, कितने % का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछिए। इस क्वेश्चन को लगाओ। देखो एक बात को भैया ज़रा समझ लेना यहाँ से। अगर आपका परसेंटेज, या देखो परसेंटेज से 3 चैप्टर आपके होते हैं। एक तो परसेंटेज, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा हो जाता है आपका डिस्काउंट। आप कुछ परसेंटेज की वैल्यू याद रखो जो मैं बता रहा हूँ बस। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 का आधा कर दोगे 20%, तो वैल्यू भी आधी हो जाएगी 1/5।
30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। 40% की वैल्यू निकालोगे तो 20% की 1/5, तो 40% की 2/5, ऐसे होती है 33.33% की वैल्यू 1/3। 33 का डबल करोगे तो 66.6666% की वैल्यू होती है। कितना भाई, 33 का डबल 1/3 तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। ऐसे करके होती 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। और आपका होता 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है। इसी को हम 12.5% लिखते हैं। इतने परसेंट याद करना, बस इतने याद करना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कैसे लगाएंगे। एक क्वेश्चन नॉर्मल सा आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड आउट करिए इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या है। इस क्वेश्चन में हमें इतना सिर्फ बता दीजिए कि सर आपने लैपटॉप को कितने रुपए में ख़रीदा, क्योंकि आप चोरी करके नहीं बेच रहे हो भैया, आप अपना लैपटॉप बेच रहे हो तो कभी ना कभी तो परचेज़ किया होगा, ख़रीदा होगा ना। तो ख़रीदा तो कितने का ख़रीदा, ज़रा बताओ, क्या इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, हम क्या उसको फाइंड कर सकते। इतने क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए। जल्दी से सोचो चीज़ों को। देखो हमने देखा, हम पढ़ने गए, हमने कहा एक लैपटॉप को 21,000 में बेचा। हमने कहा 21,000 तो भैया सेलिंग प्राइस है, बेचा गया मूल्य है, ये तो कॉस्ट प्राइस हो नहीं सकता। फिर आगे बढ़े, फिर हमने कहा 40,000 में बेचा, तो हमने 40,000 में बेचा। मतलब सर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं है तो देखो पहला मेथड आप इसको 100 मान लो। अगर जब भी कभी कॉस्ट प्राइस नहीं है, जो लोग हम डीएलएड में पढ़ते थे तो वैसे में पढ़ते थे 100 मान कर, लेकिन अब 100 नहीं मानना, फिर भी मैं बताया दे रहा हूँ। आपने 100% मानना। हमने बताया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लाभ हो, आपको क्रय मूल्य पर ही होगा। क्रय मूल्य 100 माना, 100 पर क्या हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। अब देखो बात को समझना, अगर 100 पर हम 30% का लॉस कराए दे रहे हैं, हमने करा दिया 100 पे 30% का लॉस, 10 तियाँ 30, 30 का लॉस हो गया, 100 का 30% 30 होता। अगर 100 में 30 रुपये का घाटा हो गया, मतलब वस्तु को कितने में बेचा, आपने सेल किया वस्तु को 70 रुपये में, और 70 में यहाँ बेचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई, हमने 70 में थोड़ी नहीं बेचा, मजाक कर रहे थे, हमने 21,000 रुपये में बेचा। तो 70 की वैल्यू कितनी है, 21,000 रुपये है। 70 की वैल्यू 21,000 रुपये। आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे, नहीं तो डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते थे, बट यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे। तो हम 100% की वैल्यू, 70% की वैल्यू 2100, तो 0 से 0 ख़त्म। 7 से काटेंगे, 7 तिरिक 21 डबल 0। 1% की वैल्यू 3,000, तो 100 की वैल्यू 100 से गुणा कराते तो केवल पीछे 2 जीरो चिपकाते हैं बस, यानी 1 2 3 4। ये क्या आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। इसे मत समझना कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। अब देखो वस्तु को आपने खरीदा था 30,000 में, हाँ सर हमने ख़रीदा 30,000 में, वस्तु को ख़रीदा 30,000 में, लेकिन आपने उसको क्या किया, थोड़ी सी पॉलिश वॉलिश लगाकर कितने में बेच डाला भैया, 40,000 में बेच डाला। अब आप अपने आप से सोचो, अगर कोई चीज़ 30,000 में ख़रीदा, 40,000 में बेच दिया, तो क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना। हाँ कितने का हो गया, 10,000 का। 30,000 40,000, फ़ायदा 10,000 का। और फ़ायदा नुकसान किस मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, मतलब 30,000 पर। तो ये हो गया हमारा 30,000 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100। काटा पीटी कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1/3, 100/3, 33.33% उत्तर। और 33.33% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये आपका राइट आंसर। अब देखो, अगर इतनी सारी महाभारत नहीं रचनी है तो नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ, जो मैंने शुरुआत में इधर लिखाया, अगर याद है तो 30% की वैल्यू एक बार देख लेना कितनी होती, 3/10, बस इसी का सारा खेल है। बाकी कुछ भी खेल उल नहीं है, वो सारा हम मन में करेंगे। आंसर देख लेना कितना आया, 33.33%। अब मेरे भाई एक बात बताओ, देखो 30% है, हमने लिखा 30%, 30% की वैल्यू हमें याद है 3/10। भिन्न में हमेशा नीचे जो होता है, हमेशा नीचे होगा आपका कॉस्ट प्राइस,
होता नहीं, ये तो रेशियो फॉर्म होता है, लेकिन हम मानते हैं हमारा है। अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ऊपर आपका या तो लाभ हो रहा तो लाभ होगा, हानि हो रही तो हानि हो रही, पता कहाँ से करोगे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कह रहा 30% का लॉस, हानि हो रही ना। अगर 10 का वस्तु था और उसको आपने 3 की हानि पर बेच दिया, तो मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछूं, भैया आप कितने में बेच रहे हो? 7 में नहीं बेच रहे हो। 10 की वस्तु थी, 3 हानि में बेच दिया, मतलब 7 में बेच रहे हो। लेकिन क्वेश्चन करा ना भाई साहब, 7 में थोड़ी नहीं बेच रहे हैं, हम 21,000 में बेच रहे हैं। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21,000 हो जाएगी। अब देखो, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू निकालोगे, 7 से काट दीजिए, 7 से काटोगे 3 बार में, 3 जीरो बच गए तो 3 जीरो लिख लिया। 10 से गुणा कराते 1 जीरो चिपकाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। लो, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। बेचे कितने में हो? 40,000 में। तो अगर 30,000 में खरीदा था, 40,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 का नहीं हो गया? और किस पे हो गया? 30,000 पे हो गया। इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काटा पीटी करोगे 33.33% आएगा। और अगर आप इसको काटा पीटा नहीं करना चाहते हो तो सीधे आप देखो, 100 एकम 100, 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.33। काटो ही मत। ये आपका है। तो ये चीज़ सीखो, चाहे ये चीज़ सीखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना मेहनत कर पा रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन को नहीं बता पाए तो इसका मतलब आप आज़ाद नहीं हुए, अभी आप अंग्रेज़ों के गुलाम ही हो, अगर इस क्वेश्चन को नहीं बता पाए तो। और ऐसा क्वेश्चन एक निश्चित तौर पर आएगा, वो आप मुझसे लिखित तौर पे ले लो, वैसे ले नहीं सकते लेकिन ले लो। बाकी ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ये नहीं मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन कोई ना कोई डेट निकालने के लिए आपसे ज़रूर पूछेगा कि इस डेट को कौन सा डेट था। चलिए देखते हैं भैया कौन सा डेट था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 10 नंबर। ये कह रहा 2017 का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? 2017 का गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया गया? अब लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लगाओ। अच्छा पहले तो एक नॉर्मल सी बात बताओ, काफ़ी सारे लोग गलत उत्तर दे सकते हैं। बताओ गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया था? 15 अगस्त को ना? हाँ सही। गणतंत्र दिवस आपका 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। आज़ाद कब हुए? तो गणतंत्र कब लागू हुआ था आपका? संविधान बनकर 26 नवंबर को तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 2017 को आपसे पूछा है, मतलब जिन्होंने गलत दिया वो जवाब, आप आज़ाद नहीं हुए हो। अब कैसे लगाएंगे सर? बिल्कुल सिंपल है सर, 17 साल पूरे 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 थोड़ी नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हम अपना एक दीवार खींच देंगे दोनों भाइयों के बीच में। ये 20वीं शताब्दी, डजन मैटर, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमको सालों से है। 17 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए, अभी हम जनवरी में ही हैं, वो भी 26 तारीख को। तो हम 17 से एक कम लेंगे, 16 लेंगे। अब 16 में देखो कितने लीप ईयर आएंगे। लीप ईयर कब आता है? हर चौथे साल आता है ना लीप ईयर। तो 4 से भाग करके देख लो कितने लीप ईयर आएंगे। आप एक तरफ लिखो लीप ईयर, एक तरफ लिखो नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष, और लीप वर्ष। 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16, 4 बार चला गया। अगर 16 में से 4 चला गया कितना? 12 बचा। इसको यहाँ पर आप साफ कर सकते हो या लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 366। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। अब मैंने बताया था कि सप्ताह के 7 दिन कब रिपीट होते हैं? हर 7 दिन बाद। और हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं, मतलब हम इसको 7 से डिवाइड कर अपना रिमाइंडर, जिसको ऑड डेज बोलते हैं, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 2 विषम दिन, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 1 से कर सकते हैं।
4 दूनी सर हो गया 8 और 12 एकम 12, यानी टोटल दिन कितने हो गए 12 8 20 दिन हो गए। बस इतना यहाँ से हमको याद रखना है। अब आइए यहाँ के कंसेप्ट पर पहुँचते हैं। अब हम बात करते हैं 2017 पे पहुँचते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कितने दिन आए 20 दिन, हमने लिख लिया कि 20 दिन हो गए। अब जनवरी लिखेंगे ना, जनवरी में कितनी तारीख तक गए 26 तारीख तक, तो हम 26 तारीख तक लिख लेंगे। बताओ फरवरी मार्च अप्रैल में जाएं, कहे जाए ना, क्योंकि जनवरी तक ही तो निकालना, 26 जनवरी का निकालना। और बटे क्या कर देंगे 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसको आप जोड़िए 20 20 40 46, 46 बटे में 7, 46 बटे में 7 भाग करो, भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा से 7 छंग 42, 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। और 4 जब आता है तो कौन सा दिन होता है पता होगा सभी को, 0 आता है तो होता है संडे, 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार का हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। आप चेक कर लेना अपने फ़ोन में, बृहस्पतिवार आपका सही उत्तर आ जाएगा। सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार आपका सही जवाब है, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। आगे पहुँचते हैं भैया 11 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। अभी आपके टोटल 5 प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट हैं प्रश्न आगे के, तो उनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम पहुँचेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट जब भी होगी क्लास, जरूरी नहीं कल ही हो। क्वेश्चन 11, देखिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि किसी संख्या को 10 से गुणा करने के बजाय, ये बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा लैंग्वेज का है प्रश्न, बस किसी संख्या को, किसी को नहीं, किसी संख्या को 10 से गुणा करने के बजाय, 10 से गुणा करने के बजाय क्या कर दिया गया भाई 5 से भाग कर दिया गया। 10 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग कर दिया गया, 5 से भाग कर दिया गया, 10 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग कर दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछे क्या है, क्वेश्चन में पूछे ये परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन आया, परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन आया, परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन आया। देखो लॉजिक ये वही है, परिवर्तन आया, जो आपने डीएलएड में पढ़ा था। डीएलएड में एक क्वेश्चन आपको याद है, हम ही ने कराया था कि संख्या को 2/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से मैंने 3/2 से गुणा कर दिया। कितनी वृद्धि आई, कमी हुई। तो क्या करते थे आप, हमेशा हरों का क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। लेकिन अब कहोगे सर यहाँ तो अंश अंश ही है, हर नहीं ना, हर नहीं तो क्या बनाएंगे थोड़ी नहीं, इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 से गुणा करना था, ठीक है, हमने 10 लिख लिया, भाग किससे कर दिया 5 से कर दिया। तो हम ऐसा एक नंबर लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो, सॉरी कट जाए। और ऐसा कौन सा नंबर होता है, इनका एलसीएम ही होता है, 10 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 10 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। अब आप ज़रा एक बात को समझो भाई, 10 से गुणा करना था, संख्या थी 10, 10 से गुणा करना था ना, तो 10 से गुणा करते तो 10 हम कितना हो जाता आपका 100 हो जाता, 100 हो जाता ना। लेकिन संख्या में क्या करा गया, 5 से भाग कर दिया गया, 5 से भाग कर देना तो 5 संख्या क्या थी 10, अगर 10 में 5 से भाग कर देंगे तो मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। आना चाहिए था 100, लेकिन आ गया 2। कितने की कमी आ गई, 98 की कमी आ गई, 98 की कमी आई ना, 100 आना था आ गया 2, 98 की कमी कहाँ से आ गई 100 से, और इंटू क्या हो जाएगा 100 से 100 खत्म, 98% आपका राइट आंसर। और भी क्या आएगा 98% कमी आएगी, क्योंकि 100 से 2 पे जा रहे हो ना, 5 दूनी 10, 10 धाम में 100, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंसुरेशन से लिया गया है क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2017 का मेंसुरेशन का। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ याद रखना कि जब हम तार लगाते हैं अपने किसी खेत वगैरह में या वर्गाकार आयताकार भूखंड पर, तो किस में तार लगाते हैं, एरिया पर या पेरीमीटर पर, बस वही चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है मेरे भाई कि आपसे
कि कह रहा वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार पार्क है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 40,000 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर होता है। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 2 रुपये मीटर है ना, 2 रुपये मीटर, 2 रुपये मीटर की दर से 2 रुपये मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च बताओ। तार लगवाने का खर्च बताओ, लगवाने का खर्च बताओ। अब देखो, एक चीज़ को मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा जो कि बच्चे को पता होता है। अगर मैं कह दूँ कि ए सेंटीमीटर लंबाई है, ए सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और मैंने कहा कोई एक वर्ग है जिसकी ए सेंटीमीटर लंबाई, एक भुजा कितनी है ए सेंटीमीटर। अगर भुजा मेरे भाई ए सेंटीमीटर है तो मैं कह दूं क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर मतलब ए सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मतलब क्या आएगा ए स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ए का स्क्वायर सेंटीमीटर तो ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात मेरी सिर्फ इतनी सी है कि सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर अगर पूछ रहा, अगर यहाँ पर 2 रुपये मीटर ना कहकर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर कहता तो हम क्या निकालते, एरिया निकालते। हम क्या निकालते, एरिया निकालते, है ना। एरिया मतलब क्या निकालते, क्षेत्रफल निकालते। लेकिन क्षेत्रफल तो दे रखा है, वैसे भी समझ सकते हो। तो क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे अपना भैया परिमाप। आइए थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं 2 मिनट में। हमने माना यह क्या है, हमारा एक वर्ग है, इसका पूरा क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल अंदर की चीज़ होती है, पेरीमीटर पूरा बाहर का चीज़ होता है। क्षेत्रफल अंदर की चीज़, अंदर की चीज़ कितनी है भाई, चीज़ मीन्स एरिया कितना है 40,000। अगर 40,000 ये है मतलब भुजा आपकी ए भी रही होगी, ए बी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है कितना 40,000। मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू कहोगे अंडर रूट 40,000। अंडर रूट 40,000 का मतलब ए की वैल्यू निकालो। देखो दो दो के पेयर बनाओ, एक ये तो ये आ जाएगा 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 200 सेंटीमीटर। ये ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, मतलब भुजा कितनी रही होगी 200 सेंटीमीटर। यानी मैं बात कर लूँ 200 ये रहा होगा, 200 ये, 200 ये और 200 ये, तभी ना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे करके आप करोगे तो कितना आएगा 40,000 आ जाएगा। 200 ही तो रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ करिए कि इसके चारों तरफ आपको क्या लगाना है, तार लगवाना है। इसके चारों तरफ आपको तार लगवाना है, तो हम इसकी चारों तरफ क्या लगवाएंगे, तार लगवाएंगे। अब हम जब तार लगवाएंगे तो तार किस पर लगाएंगे, परिमाप पर लगाएंगे ना। परिमाप होता है a इंटू 4 यानी 4 इंटू ए, मतलब 200 गुणे 4 और 200 गुणे 4 का मतलब 800 सेंटीमीटर। यानी हमको 800 सेंटीमीटर तार लगवाना है, सॉरी मीटर लगवाना, मीटर में यूनिट है भैया, मीटर में यूनिट है। तो 800 मीटर लगवाना है और 1 मीटर पे कह रहा है हमसे 2 रुपये लगेंगे। अगर 1 मीटर पे 2 रुपये लग रहे हैं तो 800 मीटर पे 800 इंटू 2 1600 रुपये निकाल कर रखो, तार लग गया। 1600 रुपये आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। 1600 आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। 1600 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 13 पर। प्रश्न संख्या 13 जो है थोड़ा सा लॉजिकली है, लैंग्वेज का डर है, बस नोट हो ही गया होगा, है ना। देखिए अगर आपने ये सारे क्वेश्चन, आज मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 15 से अगर आपने 10 ही अटेम्प्ट कर लिए, अच्छे से 10 का ही स्कोर दे दिया, तो मान के चलिए आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में आपका कम से कम 20 क्वेश्चन तो एकदम 100% सही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर आपने सही आंसर दिए हैं तो। वैसे आंसर तो सबके सही आते हैं लेकिन लगाने के बाद। ये कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई 32 मीटर है। ये भी आपका मेंसुरेशन का है क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे की लेंथ दे रखा है 32 मीटर और ब्रेथ दे रखा है, मतलब चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो 20 मीटर।
चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। क्वेश्चन कहा गया इसमें बड़े से बड़े आकार की कितनी टाइल्स। लो भैया आ गई दिक्कत वाली बात, अब टाइल्स भी लगाओ। इसमें बड़े से बड़े आकार की टाइल्स, बड़े से बड़े आकार की टाइल्स, बड़े से बड़े आकार की टाइल्स लगाई जा सकती हैं। कितनी बड़े से बड़े आकार की चाहिए, इसमें कितनी, यहाँ पर आगे शब्द लिख लीजिए क्योंकि बताओगे क्या फिर। कितनी बड़े से बड़े आकार की टाइल्स लगाई जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ, हमने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया। एलसीएम एचसीएफ डिफिनेशन बताओ। एचसीएफ किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, महत्तम समापूर्ति किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि हमने बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरे विभाजित होती है, क्या होती है आपकी, एचसीएफ होती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विभाजित करे। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक आपकी क्या बना दूँ, कमरा है ना, हमने बना दिया, ये हमारा क्या है, कमरा है 32 बाई कितने का, 32 बाई 20 का, सॉरी 32 बाई 20 का। अब देखो आपको टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स क्या बाहर लगाओगे, कमरे के बाहर, तो मूर्खों वाली बात हो गई। आप कमरे के अंदर टाइल्स लगाओगे, वो भी वर्गाकार लगाना है, ऐसे करके आप टाइल्स लगाओगे। और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, मतलब आप कितनी कितनी छोटी टाइल्स लगा सकते हो। बड़ी से बड़ी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखो यार एरिया कितना है, इतनी सी बात बताओ। आप कहोगे सर L इंटू बी करेंगे, यानी 32 इंटू 20 करेंगे तो 640 क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। आ गया 32 दूनी 64, 640। और ये जो आपका यहाँ से 32 और 20 था ना मेरे भाई, 32 और 20 है, इनका आप HCF निकाल लो। इनका HCF निकाल लोगे तो कितना आएगा, 32 20 का HCF कितना आएगा, 2 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 से भी कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 हो जाएगा हमारा HCF, है ना 4। HCF कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 5 से तो कटेगा ना, 6 पंचे 30, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 8 चौके 32, 8 से भी नहीं कटेगा, तो 4 HCF आ जाएगा। अब आपको टाइल्सों की संख्या बताना है, तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ टाइल्स को जो भी कहते हो, है ना टाइल्स। तो LCM कितना है 640, डिवाइड कर दोगे 4 से तो कितनी बार जाएगा, 16 चौके 64, 160 टाइल्स लगेंगी, 160 टाइल्स लगेंगी। जो कमरा आपका 32 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसमें आपकी टोटल 160 क्या लग जाएंगी, टाइल्स लग जाएंगी। अब पता है कुछ लंपट मूर्ख नाम के आदमी होते हैं जो अगर कमरा बनवाते हैं ना, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, मिस्त्री को खोजते हैं कि हमको क्या करना है, इसमें टाइल्स लगवाना है, चलो जोड़ो घटाओ और कुछ रुपए दे दो। खुद से कर लो भैया, क्या दिक्कत है। इनका पहले दोनों का क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, फिर इन्हीं दोनों का आप क्या निकालो, HCF निकाल लो, भाग कर दो, टाइल्सों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी माप की 160, ठीक है ना। आगे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा होगा, सेकंड लास्ट यानी कि 14 नंबर प्रश्न होगा। और ये आज की क्लास का हो सकता है सबसे खतरनाक प्रश्न हो। दोनों प्रश्न आज के लास्ट के खतरनाक, दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और करके बताना है आपको। एक रिमाइंडर थ्योरम पे बेस है और एक का सर्च एंड इंडिस का है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर तो मैं 14 लिखता हूँ पहले। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 77 की पावर 77, 77 की पावर 77 और क्या है भाई, प्लस में 77 डिवाइडेड बाई 78, और आपको बताना है शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, इस क्वेश्चन को बताना है। देन अगर आप 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो ये लिखा है कि 8 माइनस के 2√15, है ना 15 ही तो है, 2√15 का वर्गमूल बताओ। ये दो क्वेश्चन हैं आपके, दोनों को करके फटाफट बताओ, दोनों करो और बताओ कितना उत्तर आएगा जल्दी से। 77 की पावर 77 प्लस 77 अगर 78 से डिवाइड है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। फिर यह 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल क्या होगा।
ठीक है। देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि जहाँ हमारा लोगों का रूम है जस्ट बिल्कुल रोड के बगल है ना। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, बट फिर भी पढ़ने वाले के लिए कितने भी आवाज़ हो वो इग्नोर कर देता है उन सब चीज़ों को, है ना। आपको पता होगा अब्राहम लिंकन, जिनका नाम आपको तो याद ही याद होना चाहिए। उनके अंदर पढ़ने की इतनी कला थी कि वो रात में काम करने के बाद रोड पर जो लाइट लगी होती उस लाइट में वो जो कोयला होता ना उससे लिखकर पढ़ते थे पत्ते के ऊपर, तब जाकर वो इस सदी में बन पाए ना। और हम लोग तो इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी चलो एक नींद मार लेते हैं, ये काम कर लेते हैं ना। कुछ लोग तो सोया ही करते हैं, क्या पता है। चलो देखो, अब ज़रा एक मेरी बात को दिमाग में याद रखना। हमने कहा नॉर्मल सी बात ज़रा समझो। हमने कहा भैया ये जो 9 है इसको आप 5 से भाग करो और बताओ रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेष कितना बचेगा। तो आप कहो ये कितना आसान है, कितना दे 4 आ जाएगा। हमने कहा हाँ 4 तो आ जाएगा, लेकिन हमने कहा रुको रुको, यहाँ पर रिमाइंडर 1 में -1 भी ले रहा हूँ। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हो गई। देखो सीधी बात मेरी समझना, अगर 9 को 5 से भाग करोगे तो एक तो रिमाइंडर 4 आएगा। ये तो आप नर्सरी केजी 1-2 में सब में पढ़ कर आए हो। लेकिन -1 का रूल यहाँ फॉलो करेगा। आपको 5 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 9 से ज़्यादा हो जाए। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, 5 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 9 से कम रह जाए, तो एक बार ज़्यादा था 4 रिमाइंडर बच जाता था। लेकिन 5 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 9 से ज़्यादा हो जाए। तो हमें पता है 5 दूनी होता है 10, यहाँ पर 9 है लेकिन आता है 10, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बच जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर मैं कह दूँ नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया आपको 20 को भाग करना है, किससे, 6 से भाग करना है। तो एक भाग तो आप कह दोगे सर रिमाइंडर आपका 6 त्रिक 18 3 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, रिमाइंडर आपका -4 भी आ रहा है। 6 चौके 24 है ना, -4 रिमाइंडर एक तो आपका 3 आ रहा है और दूसरा रिमाइंडर आपका -4 भी आ रहा है। 6 त्रिक 18 2 आ रहा, सॉरी यहाँ पर 2 आ रहा है ना, 2। तो अब देखो, अब आप यहाँ पर करोगे क्या, इस चीज़ को बस समझने भर की देरी है, तुरंत आप बता दोगे। जो माइनस में रिमाइंडर आएगा ना, जो माइनस में रिमाइंडर, उसका आंसर आप हमेशा भाजक से घटा के दोगे। 5 में से 1 घटाओगे तो 4, 4 यहाँ भी आ रहा था रिमाइंडर, 4 यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर 6 था ना भाजक, -4, अगर 6 से -4 घटा दोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। बात क्लियर ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जब माइनस का रिमाइंडर लोगे तो घटा के उत्तर दोगे, और जब ऐसे प्लस में रिमाइंडर लोगे तो वही उत्तर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लॉजिक क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आप सीधी बात ये समझो कि आप देखो 77 ये कम है ना, 78 से कम है। और जब 78 से कम है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ज़रा बात को समझो। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर क्या लगाना है। अब देखो भाई 77 को आप क्या कह सकते हो, 78 -1 की पावर कितना कह सकते हो, 77। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी थोड़ी नहीं। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 78 -1, लो भैया इसको कह दिया, और बटे का 78। अब देखो अब आप काट सकते हो, 78 से 78 खत्म, और ये भी 78 खत्म। यहाँ पर बच गया -1 की पावर कितनी, 77, है ना। और उधर बच गया प्लस ब्रैकेट में -1। अब नीचे 78 लिखो, इसको भूल न जाना भाई साहब, इसको लिखना, क्योंकि ये तो भाजक है। तो देखो -1 की पावर अगर विषम है तो -1 ही रहेगा, और अगर -1 की पावर सम है तो +1 हो जाता। 77 सम है कि विषम है, विषम है ना, तो -1 यहाँ से हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -1 और 78, -1 के तो -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 बटे 78। अब आप बताओ ज़रा, ये -2 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा। -2 जब माइनस का रिमाइंडर बचता है तो नीचे वाले से घटा के उत्तर देंगे, 76 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बचेगा, 76। याद करो हमारी प्रैक्टिस नंबर क्लास 2, प्रैक्टिस की क्लास नंबर 2 डिट्टो ऐसा क्वेश्चन कराया था, इसी मेथड से कराया था। और ये हो सकता है आपको कई लोगों ने कराया हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये भी कराया बट ऐसी लैंग्वेज में नहीं कराया हमने। देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट,
है ना, स्क्वायर रूट ही तो होता है। देखो ज़रा, अगर मैं कह दूं कि क्वेश्चन कह रहा है इसका वर्गमूल निकालना, मतलब कि 8 माइनस के 2√15, वर्गमूल ऐसे तो निकलता है, स्क्वायर लगा दिया। अब हमने बताया था कि अगर करड़ी, जो अंदर वाली करड़ी ना, अंदर करड़ी के अंदर करड़ी है, वहाँ पर अगर 2 है, 2 का मतलब तो 2ab के फॉर्म में आ जाता है। और जब 2ab के फॉर्म में आ जाता है तो इसके 2 ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो इसके 2 ऐसे फैक्टर, 5 तियां 15, 5 तियां 15। अब देखो इनको लिख लो 5 और 3, इन दोनों के ऊपर रूट सटाओ, 99% काम हो गया। अब अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना, क्योंकि माइनस था तो माइनस लगा दिया, उत्तर आ गया। √5 माइनस के √3 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। ऐसा क्वेश्चन एक होमवर्क में लिख लीजिए और इसका जवाब आपको देना है। जैसे मैंने कह दिया, कितना कह दिया भाई मैंने कहा 5 माइनस के 2√6 का वर्गमूल बताओ, इसका जवाब आपको कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में देना। 5 माइनस 3 तो 5, ठीक है। यहाँ प्लस कर लीजिए भाई, प्लस, माइनस वाला तो मैंने करा ही दिया है। 5 प्लस 2√6 का आपको वर्गमूल बताना है। वीडियो पसंद आई तो मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और याद रखना, मोस्ट सफिशेंट क्वेश्चन आपके ये होते हैं। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।